इतना है, चूँकि मैं गांव में रहता हूँ और मैं एक चीज़ मैं आपके दिमाग वो उससे निकाल दूँ कि मेरी शैक्षिक योग्यता बहुत कम है। मैं हाई स्कूल तक पहुँचा, वो भी इसलिए कि जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज के मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं हाई स्कूल तक पहुँच गया। उसके पीछे कारण था, जो भी डॉक्टर साहब बड़े विस्तार से बताते हैं बच्चों के मानसिक स्तर पर कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे समाज का, बहुत छोटी छोटी बातों का। तो बचपन में मेरे दिमाग पे भी एक प्रभाव पड़ा। मेरे एक चचा थे, वो भी अध्यापक थे प्राइमरी में। जब भी वो आते थे मेरे पिताजी के पास, सगे चाचा थे, तो जो हम पढ़ते हुए होते थे, दो भाई थे हम बराबर, लगभग बराबर से, एक भाई मुझसे बड़े हैं, एक छोटा है और ज़्यादा छोटा। तो हमारे चचा जो थे वो पिताजी से एक बात कहते थे, आंखें उन्हें ये बात जरूर कहनी कि तेरा ये जो लड़का है मास्टर, ये तो पढ़े ना। पिताजी कहते थे ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं शायद 5वीं 6वीं में था, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है पढ़ने में, नहीं ना, कितनी मेहनत कर लीजिए, पढ़े ना। तो पिताजी बोलते थे क्यों नहीं पढ़े, ये इसमें सामाजिक गुण है। अब वो जब 2 4 6 बार उन्होंने कहा, मैंने कि सामाजिक गुण मेरे वो पढ़ा के कुछ विशेष बात होती है। अब धीरे धीरे जब उन्होंने 2 4 6 बार, हफ्ते 10 दिन में आते थे, 2 4 6 बार गई, तो हमारा ध्यान वो पढ़ाई से हट करके वो सामाजिकता की तरफ वो जाने लगा। तो हमारा पूरा जो है वहाँ से उन्होंने जो है वो डाइवर्ट कर दिया, मतलब घुमा दिया, प्रोग्राम बदल दिया आपका प्रोग्राम। लेकिन मेरा पूरा जीवन उसके बाद समाज के लिए ही समर्पित रहा, समाज में ही रहा, और जो कुछ मैंने सीखा वो समाज से ही सीखा। आपके बीच जो मैं जो अनुभव करता हूँ वो समाज से मैं जुड़ा रहा, इसलिए मेरे पास जो भी कुछ है वो समाज का ही दिया हुआ है। और मेरे मन में भी ये है कि जो कुछ मेरे पास है वो भी मैं अपने समाज के लिए ही दूं। अभी जो हमारे गांव की सामाजिक व्यवस्था है, एक इतने शिक्षित योग्य व्यक्ति, उनको इतनी बारीकी से अध्ययन है गांव का, ये बड़ी बात है। नहीं जो डिग्रीधारी होते हैं, नहीं, उनका गांव के लोगों के प्रति हीन भावना, उन्हें समझता है कि ये भले ही वो किसी भी कास्ट के सही, उसी की कास्ट के सही, उनको वो गंवार या मतलब अछूत सा ही मानता है। लेकिन डॉक्टर साहब का जितना अध्ययन है, बहुत छोटी छोटी बातों पर वो अपनी बातों में ले आते हैं। अब ये जो हमारी गांव की जो व्यवस्था है, 36 बिरादरी गांव में रहती थी, और वो 36 की 36 बिरादरियों का लालन पालन, रोजी रोटी सब वो कहाँ से चलती थी? खेती से। सारे 36 की 36 बिरादरियों का जो पेट पलता था वो खेती से ही पलता था। और आज वो खेती ऐसी स्थिति में आ गई है कि जिसकी वो खेती है वो अपने बच्चों का भी लालन पालन उसमें करने में वो असमर्थ हो गया है। 36 बिरादरियों की तो बात छोड़ो, और वो बाकी जो बिरादरी हैं, ज़्यादातर आरक्षण का लाभ कुछ ही लोगों को मिला है, ज़्यादातर वो उसी काम को कर रही हैं। पहले क्या होता था, वो छमाही लेते थे, अब क्या है, अब हम जाते हैं 20 रुपये या 10 रुपये देते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, बाल बनवाते हैं, किसी से अपना अब पैसे देते हैं और अपना उनसे सामान या अपना काम वो कराते हैं। पहले छमाही जाती थी, उससे जो प्रभाव पड़ता था, जब 36 बिरादरी खेती से जुड़ी रहती थी, खेती से उनको मिलता था, तो उनके एक भावना रहती थी अंदर सबके कि किसान का अच्छी पैदावार हो, जिससे जब मुझे छमाई दे तो 2 मुट्ठी फालतू दे, ऐसी भावना रहती थी। वो सारी भावनाएं आज वो टूट चुकी हैं। एक दूसरी बात, आज इंटरनेट का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है। मैं गांव में रहता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गांव में कोई मौत हो जाती है, उसकी सूचना जब मिलती है, जब कार्ड आता है,
उसकी रस्म पकड़ी का या नाई आता है निमंत्रण लेकर के, जब सूचना होती है फलाना आदमी वो गुजर गया। लेकिन पहले क्या था, वो जो 36 बिरादरियाँ होती थी वो एक दिन में एक बार सब जरूर मिलते थे, किसी ना किसी काम से जरूर आपस में उनका कम्युनिकेशन रहता था। नाई जो होते थे वो बाल बनाते थे, वो आते थे चारपाई पे बैठ गए, एक तरफ वो बैठ गया एक तरफ वो दाढ़ी भेड़ है और अपना बात जो है गाँव की वो चल रही है। पूरी सूचना का आदान प्रदान होता था। कपड़े धोबी थे, नाई थे, दर्जी थे, बढ़ी थे, लोहार, ये सब काम चलते थे। तो एक दूसरे से रोज मिलना जुलना, दराती में दाते करने, फावला चढ़ना, खुरपी चढ़नी, ये होना वो होना, सबका आदान प्रदान होता था। और ये जो भेदभाव आया है, देखिए मैं ये बात बड़े दावे से कहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, भारत के किसी भी शास्त्र में किसी भी जाति में कोई जाति ऊंची नहीं बताई गई है, कोई नीची नहीं बताई गई। अगर कोई बताई हो किसी शास्त्र में भी, मुझे कोई पढ़वा दे इस बात को। 4 वर्ण बनाए, 4 वर्ण, और चारों ही वर्ण स्वर्ण थे। एक भी वर्ण किसी से नीचा नहीं था, कोई वर्ण ऊंचा नहीं था, सब समान रूप से ही बनाए हैं। और जिसने भी बनाए हैं उसने मनुष्य के शरीर को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। कैसे? जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जितना सामंजस्य है आपस में अंगों में, इतना ही सामंजस्य है, इतना ही दुख दर्द, इतना ही महसूस करने की क्षमता बिरादरियों में थी। आपस में एक दूसरे के दुख को और सुख को महसूस करने की वो कैपेसिटी थी। जैसे शरीर को 4 भागों में बांटे, यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है ये ब्राह्मण है, ये जो हिस्सा है ये क्षत्रिय है, ये जो हिस्सा है जो जिसको पेट कहते हैं ये वैश्य है, और यहाँ से जो नीचे का हिस्सा है इसको शूद्र कहते हैं। ये 4 भागों में शरीर को विभाजित किया गया है। ठीक इसी को ध्यान में रखते। अब इसके आप काम देखो, सारा ज्ञान जितना भी है जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारा ज्ञान कहाँ है? ये गर्दन से ऊपर है, इसको कहा ब्राह्मण, इसको ज्ञान है पूरा। ज्ञान का मान लीजिए शूद्र है और चलते हुए काम करते में पैर में, अंगूठे में, उंगली में चोट लग जाए तो चोट की सूचना सबसे पहले कहाँ जाएगी? ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण तुरंत आदेश और निर्देश देगा क्षत्रिय को। क्षत्रिय मतलब ये काम सारा का सारा सेकंडों में हो जाता है, सेकंड नहीं लगती। सेकंड से पहले सूचना जाते ही क्षत्रिय को आदेश मिला और मदद के लिए, नीचे पैर की मदद के लिए तुरंत जाता है, कोई इसमें भेदभाव नहीं। और ये शूद्र, हम आज यहाँ जो खड़े हैं अपने अपने वहाँ घर से चल कर के इतनी दूर से, अगर ये शूद्र ना होते तो ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये ब्राह्मण यहाँ आ सकते थे क्या? तो कोई शरीर के किसी भी अंग को कमतर आंक सकते हैं क्या हम? कोई किसी से कम है क्या? अब क्षत्रिय ने अपना काम किया, ब्राह्मण ने अपना काम किया, शूद्र को जब कष्ट हुआ, लेकिन शूद्र ने अपना पूरा कर्तव्य वो निभाया, हमको यहाँ क्षत्रिय को भी वैश्य को भी वो लेकर के आया। अब हम जब कुछ भी खाते हैं, कुछ भी जब खाते हैं, वो कहाँ जाता है? वो वैश्य के पास जाता है। वैश्य जो है खाए हुए को कभी क्या भेदभाव करता है कुछ कि मैं ये शूद्र है इसको कम दूं? वो पूरे शरीर को जरूरत के अनुसार जितना उसके पास मिला है, जितना उसके पास है, उसको जरूरत के अनुसार सबको विभाजित करता है। शूद्र को भी देता है, क्षत्रिय को भी देता है, और वो ब्राह्मण को भी देता है। कोई भेदभाव वो नहीं करता। शूद्र कोई भेदभाव नहीं करता, ब्राह्मण किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ बराबर समान व्यवहार वो रखता है। तो इस शरीर को, तो इसका काम क्या है? शिक्षा देना, ज्ञान देना। इसका काम क्या है? अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ना, यह क्षत्रिय का काम है। समान रूप से
समान रूप से जो भी कमाया हुआ है उसको विभाजित करना, समान रूप से वो देना, ये वैश्य का काम है। और जो सेवा का काम है, वो सेवा की तभी तो हम यहाँ आ गए, जो सेवा का काम है वो शूद्र का काम है। तो ये एक ही मनुष्य के चार जो है, अब इसी आधार पर समाज का विभाजन किया, इसी आधार पर निर्माण किया समाज का कि भाई 36 बिरादरियाँ ऐसी हों जो एक दूसरे के पूरक हों, बराबर काम आए, एक दूसरे के सहयोगी हों, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए। इस तरह समाज का विभाजन किया। अब नेतृत्व की बात आई कि भाई अब समाज तो हमने निर्माण कर दिया, इसका नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व उसको दिया गया जिसके पास ज्ञान भी हो, जिसके पास अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की क्षमता भी हो, जो न्याय प्रिय हो वैसे की तरह बराबर, और जिसके अंदर सेवा भाव भी हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों गुण जिसके अंदर हो उसको नेतृत्व दिया जाएगा। यही काम इस देश में राम ने किया। राम का नेतृत्व स्वीकार किया समाज ने, कृष्ण ने किया। महापुरुष जितने भी हुए हैं उनमें चारों गुण थे। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमने जिस नेतृत्व पर भरोसा किया है, आपने खूब अध्ययन किया होगा, खूब देखा होगा अपने सामने, उनमें भी ये चारों गुण हैं। कहीं आपने पर्याप्त, तो ये जो एक संगठन, ऐसी टीम जो खड़ी हो रही है, तैयार हो रही है, ये आज तक के इतिहास में आपको कभी देखिए, इतिहास जो है हमारे पास जो इतिहास है वर्तमान, महाभारत से पहला कोई इतिहास नहीं है। जो भी इतिहास है या तो महाभारत है, महाभारत के अंदर है। ये जितनी भी रामायण लिखी गई है, रामचरितमानस हो, रामायण हो, अन्य कोई भी लिखी गई है, वो सब महाभारत से ही ली गई है। महाभारत से अलग कुछ नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो वर्तमान परिस्थिति है देश की, जिस तरह भारत रूल हो रहा है, 1947 में 1947 तक 7,32,780 क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। जब 1947 में हमें जैसी भी आज़ादी तथाकथित मिली, जैसी भी मिली, वो हमको मिली। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के नेताओं के हाथ में सत्ता आई, व्यवस्था अंग्रेजों की थी, आज भी है, और उसको और कठोर से कठोर किया गया है। अब होता क्या है, नेता ये चूंकि यहाँ चुनावी व्यवस्था है, चुनाव होता है, तो चुनाव में क्या है, पब्लिक के पास जाना पड़ता है। पब्लिक के पास जाने के लिए खर्चा चाहिए, संसाधन चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, क्योंकि वोट लेनी है, बिना वोट के चुनाव नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, अब उस चुनाव लड़ने के लिए चूंकि संसाधन चाहिए, तो यहाँ के जो नेता थे वो मिले व्यापारियों से, बिजनेसमैनों से, कि भाई आप हमारा सहयोग करो। अब व्यापारी सहयोग करने लगे, कुछ उनका गठबंधन हुआ कि भाई हम नेता बनेंगे, हम सरकार अगर बनाएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब वो खर्चा देते थे, संसाधन उपलब्ध कराते थे नेताओं को, लेकिन नेता जब चुनने के बाद जब सरकार बनाते थे तो ज़्यादा उनकी सुनते नहीं थे। जनता के बीच में जाते थे, जनता से वादे करके आते थे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो उनकी ज़्यादा सुनते नहीं थे। वो कुछ बातें सुन लेते थे, कुछ नहीं सुनते थे, क्योंकि पावर आ गई अब तो नेताओं ने नहीं, उन बिजनेसमैनों ने क्या कहा, ये पैसे तो हम देते हैं इनको, हमारे पैसे से ये चुनाव लड़ते हैं, जीत के जाते हैं, लेकिन हमारी चुनने के बाद, सरकार बनने के बाद हमारी सुनते नहीं है। तो उन्होंने एक मीटिंग की, बिजनेसमैनों ने, व्यापारियों ने एक जब मीटिंग करी, तो मीटिंग में क्या हुआ, वो बैठे आपस में और उन्होंने किया कि भाई जब हमारे नहीं सुनते, पैसा हम खर्च करते हैं, तो फिर ऐसा तो हम किसी को भी लड़ा सकते हैं। मैं किसी को चुनाव लड़ाऊँ, इनको कोई ज़रूरी थोड़ा ही है, या हमको ही खर्च करके बनाना है, जिताना है, और पब्लिक के लिए संसाधन हमको चुनावी उपलब्ध कराने हैं। तो फिर तो उन्होंने कुछ लोग लगाए
कि भाई देश में, भारत में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो बात बहुत बढ़िया करता हो, लोगों के बीच में जाता हो, लोगों को बांध लेता हो, बहुत बढ़िया बात करता हो, लोगों को खर्च हम करेंगे, लेकिन वो बात रखने वाला, लोग पब्लिक को अपनी बातों में फंसाने वाला होना चाहिए। एक टीम बनाई और निकाली उन्होंने देश में। मजा आएगा आपको। जब वो टीम निकाली और वो बेचारे ढूंढते रहे कोई ऐसा व्यक्ति, ढूंढते रहे ऐसा व्यक्ति, महीनों हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन उनको कोई ऐसा व्यक्ति वो नहीं मिला जो इस तरह की उसका हो और उनकी बात को मान ले। अब वो हताश निराश होकर के जो लौटे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक जगह बहुत भीड़ हो रही थी, पब्लिक खड़ी थी चारों तरफ। उन्होंने देखा यहाँ कैसे इतनी भीड़ लग रही है, गोलाई में क्या है, देखिए देखते हैं क्या बात है। तो देखा तो एक उनमें से अंदर गया तो एक मदारी था और वो मदारी खेल दिखा रहा है, तमाशा काहे का, बंदर और बंदरिया का। वो डुगडुगी बजा रहा, बंदर को और बंदरिया को नचा रहा, धबला बांध रखा उसने, दाढ़ी बढ़ रही, बड़ा अजीब सा उसका रोल, और वो अपना डुगडुगी बजा रहा है और बड़े अच्छे से उसने बंदरिया जो नचाई है। तो अब बात जो वो बना रहा था, एक भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी उसकी बातों में आकर के कि वहां से हट जाए। उन्होंने भी देखा, बोले बड़ा अच्छा मदारी है, बहुत अच्छा तमाशा दिखा रहा है। तो सारे जो है वो तमाशे को वो देखने लगे। उसके उनमें से एक के दिमाग में आई बात, वो बोले सुनो, अरे तुम महीने 2 महीने से घूम रहे हो जिस व्यक्ति की तलाश में, अरे इससे बढ़िया कौन मिलेगा तुम्हें, इससे बढ़िया कौन मिलेगा, इसको पकड़ो। अब वो उन्होंने तमाशा दिखाया, खेल खत्म हो गया, पब्लिक अपना चली गई, अपना जेब में से निकाल के उसको दे गई, पब्लिक चली गई, लेकिन वो वहीं रुके। उन्होंने उसको पकड़ा, उससे बातचीत करी, मीठी मीठी अपना बढ़िया बात करी, और उन्होंने कहा भाई तू कितना कमा लेता है, क्या है, वहाँ का पूरा परिचय सब उन्होंने ले करके और उससे बातचीत की, उसको लिया है। उससे कहा तुझको हम सारी फैसिलिटी तेरे बच्चों की सब ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ हो, लेकिन तुझे हमारे लिए काम करना है। अब वो तो बहुत तेज था, तो पब्लिक को मारना जानता था। उन्होंने कहा क्या करना है, नहीं तुझे हम नेता बनाएंगे। अच्छा नेता बनाओगे, अब उसकी तो खुल गई, नहीं तो क्या करना, नहीं पहले उसकी ड्रेस को चेंज कर। तो उसकी सारी ड्रेस वगैरह वो सब वो चेंज कराई। देखा नहीं आपने, कभी नेकर में था, तो सारी चेंज करा करके उसको फिर पूरी जो है, तो फिर उन्होंने उसका घर का एड्रेस लिया, सारी व्यवस्था उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली, सारी व्यवस्था कर दी, और बच्चों से कही है कि वो अभी आएंगे नहीं, और उसका पूरा ओवरहाल नीचे से लेकर ऊपर तक वो कर दिया उन्होंने। अब कर दिया, चुनाव आ गए, चुनाव उतार दिया उन्होंने, किसी विधानसभा में, लोकसभा में उन्होंने उसकी वोट बनवाई और वो चुनाव में उतार दिया। जब उतार दिया तो बात उसने बनाई, खर्चा उन्होंने किया, चुनाव जीत गया। चुनाव जीत गया तो संसद में बोलना जानता ही था, अब उन्हें संसद में जगह बना ली, और जो भी वो बनाने वाले थे, व्यापारी, बिजनेसमैन, वो उसको सवाल देते थे और वो सवाल संसद में रखता था। उनके सवाल उनको जो है उसने पूरे 5 साल में बढ़िया बिजनेस उनका वो खड़ा करा दिया। जब बिजनेस खड़ा हो गया उसका उनका, तो उन्होंने अगली बार जब चुनाव आए तो उसको फेमस कर दिया। जब फेमस कर दिया तो क्या होता है, वो संसद में और अन्य सांसदों को जोड़ने में, या उसकी पार्टी बनवा ली, पार्टी बना करके और संसद में एक बढ़िया तरीके से
बढ़िया स्थिति में आ गया, बढ़िया स्थिति में आ गया तो उसने गांठ गठजोड़ करके इधर उधर से खर्चा उन्होंने किया, प्रधानमंत्री बन गया अगला देश का। और प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे गुण 5 साल में सीख गया था। और देश में प्रधानमंत्री के बनने के बाद इमरजेंसी लगा दी उसने। और इमरजेंसी लगाते ही जो लोग उसको जानते थे, जो भी जानते थे, सबको उसने 1-2 रात में ही तो साफ करा दिया। अब जब सबको साफ करा दिया, देश में इमरजेंसी लग गई, तो देश की जो संस्थाएं थी उन्होंने कहा ये क्या हुआ। अब वो उसका पूरा बैकग्राउंड निकाला है, लेकिन वो कहीं मिला ही ना। और वो बन गया प्रधानमंत्री, इमरजेंसी लगा दी तो देश का तानाशाह बन गया। अब तानाशाह बनने के बाद उसने जो है रूल करना वो शुरू किया और अपना पूरा स्वरूप, तेज तर्रार था, बोलने वाला था, सब कुछ करके उन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। अब देश की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी वो भी परेशान, आर्मी वाले परेशान, सब परेशान कि भाई ये हुआ क्या, का इसका आता नहीं चलता, पता नहीं चलता। लेकिन किसी की, ये कहते हैं गांव में पानिया की बात नहीं जाती। अब एक दिन महाराज पूरा काफिला जा रहा था कोई उद्घाटन करने के लिए, किसी पुल का, किसी उसका कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में रेलवे लाइन पड़ गई, फाटक था बंद, काफिला रुक गया। अब जब काफिला रुका, अब तो वो तो खुलता तो था नहीं, वो तो जब ट्रेन जाएगी जब ही खुलेगा। अब वो पूरा काफिला खड़ा हो गया। अब जब गाड़ी रुक गई प्रधानमंत्री की, तो उसने शीशा उतारा, तो क्या देखता है, रोड के सहारे पब्लिक खड़ी है और एक मदारी तमाशा दिखा रहा है। अब वो जब मदारी तमाशा दिखा रहा था, वो जो उसके पास बंदरिया थी वो ताल पर नहीं आ रही, वो भतेरी डुगडुगी बजा रहा, लेकिन वो बंदरिया वो ताल पर नहीं आ रही और उसको गाड़ी में बैठे बैठे गुस्सा आ रहा, गाड़ी में बैठे बैठे गुस्सा आ रहा। और वो इतना खो गया उसमें, वो ये भूल गया कि तू देश का प्रधानमंत्री है। जब वो खो गया तो उसने खिड़की खोली और उतरा, और धीरे जब उसकी खिड़की खुली तो जितनी भी गाड़ियां थी आगे पीछे सबकी खिड़की खुल गई। और वो चला और उस मदारी के पास पहुंच गया और उसने एक थप्पड़ दिया जाकर, क्या कर रहा है, ऐसा होती है। और उसने वो डुगडुगी भी ले ली उसके हाथ से। अब डुगडुगी लेने के बाद बंदरिया की जो डोर लई है और उसने जो डुगडुगी बजाई है और बंदरिया जो नाची है, और लोगों ने, अब लोग तो वो तो बजा रहा, वो तो नचा रहा बंदरिया को, डुगडुगी को, और लोग जो खड़े थे उनको तो पता नहीं देश का प्रधानमंत्री है भाई। और वो सब लोग ईडी के, ये मतलब जो भी वो थे सब साथ थे। अब उन्होंने देखा कि ये कैसा, ये क्या है। अब उन्होंने हिसाब किताब लगा दिया, तो मुझे बता रही है ये तो बता रही है। अब वो देखते रहे, जब उसको ध्यान आया उसने कहा ए अरेस्ट करो उसको, मदारी को। वो अरेस्ट कराया मदारी, और आप प्रधानमंत्री गाड़ी में आकर बैठा और वो काफिला जो है वो निकल गया। उद्घाटन वगैरह करके जब लौट आया प्रधानमंत्री कार्यालय में या घर प्रधानमंत्री निवास पर, तो उसने अपने उनसे कहा कि वो जो मदारी है, वो जो पकड़ा गिरफ्तार किया दोपहर, उसको लेकर आओ। वो बुलाया, अपने कमरे में बंद कर, अपने कमरे में अकेले उससे बातचीत करी। उसने अपना परिवार पूछा, वो पूछा, सब कुछ पूछताछ करने के बाद फिर वो बुलाए, भाई से सबकी राजी खुशी पूछी, भाई से लेके जाओ, बंद करो इसको। लेकिन वहाँ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो लग रही थी, वो सब मतलब वो सारे वो जो लग रही थी, उन्होंने वो बंदारे को पकड़ लिया और उसको ले गए और उसको टॉर्चर बना, क्या बात हुई है तेरी प्रधानमंत्री से। तो उसने, उस बेचारे क्या ताकत थी, उसने सब कुछ बता दिया। मुझे ये पूछा, ऐसा पूछा, ऐसा पूछा, मुझसे पूछ रहे किस कौन सी तेरे, कौन से उसका है
उनके जो अपने वो होते हैं, हाँ कौन सी मंडली का है और ये परिवार कहाँ है, ये कहाँ, ये पूछा था उसने। अब वो जो है जो परिवार पूछा था वो वहीं पहुँच गए। उन्होंने वो घर जब गए तो उसका वो पूरा घर जो है परिवार वालों से बात करी कि भाई तुम्हारा वो कहा है, मुझे ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे, वो तो यहाँ से गए थे तमाशा दिखाना है, कुछ लोग आए थे, हमारी सारी व्यवस्था वो करके गए कि कुछ दिन वो आएंगे नहीं और चिंता मत करना है, मत करना। उनका फ़ोटो है उसका, तो उन्होंने उसका फ़ोटो दिया निकाल के, फिर उसकी मैचिंग करी, प्रधानमंत्री का फ़ोटो उन्होंने वैसा ही करके वो दिखाया। नहीं जी यही तो, ये पूरी कहानी सुनाने के पीछे का मेरा जो ध्येय है, हम यहाँ 7 दिन के, आप यहाँ से लीडर बन के निकलेंगे। हमारा जो काम है, हम अपने अपने क्षेत्रों में, जब आप सबने कह दी हमारा जो नेतृत्व है उस पर हमें पूरा भरोसा है, तो उनको तो अपना काम करने दो और हमको जो है भीतर ही भीतर ये जो आज जो स्थिति बनी हुई है ना देश की, आप देखना, इसने जो 5 साल में काम करे हैं ये आपस में ही लड़ करके मरेंगे। और उसमें जो है भूमिका वहाँ की जो लड़ाई है, जो ऊपर की लड़ाई है, वो अपने नेतृत्व के ऊपर छोड़ो। लेकिन हमको जो नेतृत्व पर भरोसा है, हमारे नेतृत्व पर भी, हमारे नेतृत्व को भी हमारे ऊपर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास वो होना चाहिए कि हम अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जो संदेश उन्होंने हमको दिया है, हम भी उस संदेश को अपने क्षेत्र में जन जन तक पहुंचा करके पूरे तन्मयता के साथ अपने संख्या, मतलब उनको भी हमारा जो नेतृत्व है उसको भी पता ना चले कि हमारे नीचे कितना जो है, कितनी शक्ति अर्जित हो गई है। जब वो आह्वान करें तो जितनी उम्मीद और आशा के साथ वो आह्वान करें उससे कहीं ज़्यादा उनको दिखाई दे, तब हमारी यहाँ प्रशिक्षण लेने का, इतना समय गंवाने का तब कुछ लाभ है, तब कुछ परिणाम है। ये एक ऐसा, और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, आज तक के इतिहास का बहुत नीतिवान हुए इस देश में। राम की भी नीति थी, कृष्ण की भी नीति थी, विदुर की नीति थी, चाणक्य की नीति थी। आज की परिस्थिति में वो सारी नीतियां फेल हैं, क्योंकि उस टाइम कानून का शासन नहीं था। आज जो शासन है वो कानून का है, और कानून की लड़ाई कानून से ही वो लड़ी जाएगी। आज तलवार नहीं चलेंगी, भाले नहीं चलेंगे। आज तो डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं ज्ञान युद्ध है। जो जितना ज्ञान अर्जित कर लेगा वर्तमान परिस्थिति में, वही विजय हासिल करेगा। तो मैंने कल डॉक्टर साहब को कहानी वो सुनाई थी, मैंने, शेर ने और गीदड़ ने आपस में फंदा डाल लिया और उसने खचे, तो इनके हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, ये आपस में फंदा डालेंगे और एक दूसरे को आपस में निपटाएंगे। इतने जो संभालना है वो संभालना है। अच्छा उसे सुनाने से पहले पानी दे दो जरा। पहले जो डॉक्टर साहब को सुनाई थी उसको सुनाऊंगा बाद में, पहले एक सुन लो। एक गांव की साधारण महिला किसी बात पर घर में, परिवार में विवाद हो गया और वो नाराज हो गई, और वो नाराज होकर के चुपके से घर से, उसमें एक बच्चा था, चुपके से घर, नहीं ये कहानी बदल गई, ये बाद में बतानी थी, ये बाद में बतानी थी। एक गांव के किनारे एक नदी बह रही थी, नदी के किनारे पर था एक पेड़, उस पेड़ पर एक बंदर और एक बंदरिया दो बैठे थे, और एक आकाशवाणी होती है जो हो रही है, ये आकाशवाणी हो रही है ना, आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी क्या होती है, उस बंदर और बंदरिया के लिए होती है आकाशवाणी।
आकाशवाणी ये थी कि तुम में से बंदर या बंदरिया, अगर ये वो पल है, वो क्षण है कि अगर इस वक्त तुम इस नदी में कूद गए, बंदर और बंदरिया दोनों अगर इसमें कूद गए, तो जो बंदर है वो तो बहुत हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पुरुष बन के निकलेगा इस नदी में से, और जो बंदरिया है वो एक बहुत सुंदर हष्ट पुष्ट एक नारी बन के निकलेगी। एक नर एक नारी बन करके इसमें से निकलेंगे, ये पल है। अब वो जैसे ही आकाशवाणी हुई, बंदरिया ने छलांग लगा दी। बंदर ने ऊपर से देखा, वो नहीं कूदा, वो बैठा देख रहा, ये कैसे कूद गई। अब वो जो भाई आकाशवाणी उसने भी सुनी, लेकिन वो नहीं कूदा। अब वो जो बंदरिया कूदी और वो जो निकलती है पानी में से, वो स्त्री बन गई, वो नारी बन जाती है। जब वो नारी बन गई, झट बंदर ने जो है तुरंत छलांग लगाई, और बंदर जो पानी में से निकले वो बंदर ही निकले। जब वो बंदर निकले, वो फिर पेड़ पर चढ़ा, फिर कूदा, फिर बंदर ही निकले, फिर कूदा, 3 बार कूदा, लेकिन वो बंदर ही निकला। और वो बेचारा हताश निराश होकर के उसके पास गया महिला के। वो बोला, ये जो आकाशवाणी हुई मैंने भी सुनी, लेकिन मुझे तू एक बात बता, तैने इस आकाशवाणी में भरोसा कैसे कर लिया। वो हंसी, वो बोले ना मूर्ख, हम तो इसमें रोज कूदे हैं, भाई हम तो रोज कूदे हैं इस नदी में। जब आकाशवाणी हो रही है तो मैंने तो कुछ हिसाब ही ना लगाया, हम तो रोज कूदते हैं। अगर सही होगी आकाशवाणी, अगर सही होगी तो मैं नारी बन जाऊंगी, और झूठी होगी बंदरिया तो रहूंगी। भाई इसमें तो कुछ, हम तो रोज कूदते हैं, आज भी सही। अगर झूठी निकलती तो मैंने बंदरिया तो मैं हुई, बंदरिया तो रहती ही मैं, इसमें सोचना क्या था। तो एक पल होता है, क्षण होता है। मैं कल भी मैं कह रहा था, समय, काल और परिस्थिति, इसको जिसने पहचान लिया, निर्णय उसी हिसाब से लेने पड़ते हैं। आज महाभारत का युद्ध नहीं है, आज राम रावण का युद्ध नहीं है, ये दूसरी तरह का युद्ध है। तो परिस्थिति अलग है, काल अलग है, समय अलग है। उसी के हिसाब किताब से हमको लड़ाई की, युद्ध की भी नीतियाँ वो बनानी होंगी। तो जो आकाशवाणी हमको मिल रही है डॉक्टर साहब के माध्यम से, उसी आकाशवाणी को लेकर के यहाँ से हमें जनता के बीच में जाना है, और कुछ नहीं करना, इस कहानी को सुना देना जनता के बीच में कि आपके बीच में हम आए हैं, ये सही समय है और यही समय है, सही समय है और यही समय है। और अगर चूक गए तो बंदर तो है ही, खोने को क्या हमारे पास, बस खोने को तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अब बात रही लड़ाई की वहाँ की। तो वो जो मैं सुना रहा था कि घर से नाराज होकर महिला वो निकली, और जब वो अपने पीहर चली तो पहले ये संसाधन नहीं थे जो आज हैं, पैदल के रास्ते थे, नाराजगी में वजह थी, तो वाहन क्या होता। अब वो जब घर से निकली है तो रास्ते में वो रास्ता भटक गई, और एक बीहड़ वन में वो घुस गई, क्योंकि पहले बाट होती थी, रास्ते ऐसे ही थे। बीहड़ वन में जो घुस गई, अब उसको रास्ता भटक गई, अब वो वन में फंस गई। अब क्या करें, अब वो हार थक करके कि कोई आए या कोई रास्ता ऐसा मिले, तो थक करके बैठ गई। बच्चा उसकी गोद में था। अब वन में क्या होते हैं, जो बीहड़ वन था तो उसमें जंगली जानवर होते हैं, जंगल में तो जंगली जानवर ही होंगे। तो घूमता फिरता एक शेर आ गया कहीं से। उस महिला ने जब देखा कि शेर आ गया, ये तुझको भी खा जाएगा, मार देगा, और तेरे बच्चे को भी ये खा जाएगा, ससुराल लिया तो समझेंगे कि पीहर को चली गई, और पीहरियाओं को पता है कि ससुराल में है, और तू यहाँ खत्म हो जाएगी, तेरा बच्चा भी खत्म हो जाएगा। तो मरता क्या ना करता। हमारे सामने क्या परिस्थिति है, मरता वही है ना, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। तो मरता क्या ना करता। तो उस महिला ने सोचा मरना तो है ही, जो कुछ होगा देखा जाएगा। उसकी एक युक्ति आ गई दिमाग में, उसने अपने बच्चे को चौंटा,
बच्चा चीखा, चीखते बच्चे को पेड़ की जोड़ में बैठाया उसने और बच्चे से बोले रुक, रो मत, एक तो आएगा, एक तो आ गया, अब ले आई पकड़ के, और वो शेर की तरफ को दौड़ पड़ी। अब शेर ने कभी महिला तो देखी नहीं थी। शेर बोला वन में इसके तो बच्चे को मार के तुझे खिला देगी। अब शेर ने मतलब वो भयभीत हो गया और वो जो है उल्टे पैर, महिला तो भागी थोड़ी, शेर ने वापस फिर घूम करके वो नहीं देखा, उसने ऐसी दौड़ लगाई, वापस फिरा ही नहीं और निकल गया कोसों दूर, उल्टा नहीं देखा उसने। अब जब वो परेशान थका हुआ, थका नहीं भयभीत, वो जो दौड़ रहा था तो रास्ते में उसको गीदड़ मिल गए। अब गीदड़ को बताया बहुत तेज होता है, चालाक होता है। उन्होंने कहा महाराज रुको, क्या बात है, कैसे परेशान हो, आप तो बहुत हाँप रहे हो, बहुत भयभीत लग रहे हो, आप भी भयभीत रहोगे तो जंगल का क्या होगा, हम जैसों का क्या होगा। वो बोला सुन, भाषण दे मत, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ, वन में आ गई है शेर मारी, बड़ी मुश्किल से आया हूँ निकल करके। नहीं शेर मारी, शेर को मार सकता कोई, आप जंगल के राजा हो, आपको भी अगर कोई मार देगा तो हमारा क्या होगा। नहीं बकवास बंद कर, बड़ी मुश्किल से आया हूँ निकल के, शेर मारी है देख फर्क उसमें, वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठी है, वो तो मैं निकल ही आया किसी तरह। तो गीदड़ बोला महाराज रुको, आपका कोई गलतफहमी हुई है, अब मुझे दिखाओ कहाँ हैं। वो बोला सुन बेवकूफ़ बना मत, तू वैसे चालाक तेज है, वो मारेगी मुझे, शेर को मारती है, शेर मारी है, तू भाग जाएगा, तू हाथ भी नहीं आने का। उसने बहुत कही लेकिन शेर राजी नहीं हुआ। वो बोला महाराज एक काम करो, मैं आपको लेकर तो नहीं भाग सकता। शेर बोला हाँ एक काम करो, एक रस्सी ले लो और अपने गले में बांधो, मेरे में बांधो, आपको तो लेकर भाग ही नहीं सकता, फिर आप कैसे कह रहे हो मुझे छोड़ कर भाग जाएगा। शेर बोला बात तो ठीक है, कंफर्म भी करना है। एक रस्सी ली उन्होंने, रस्सी लेकर के बड़े अपने शेर ने अपने गले में बांधी और गीदड़ के गले में बड़े और मजबूती से बांधी। जब दोनों के गले में रस्सी बंध गई बहुत मजबूती से, चल दिए वापस। जैसे जैसे वह पहुंचे, शेर ने कहा देखो रही, उस महिला ने फिर देख लिया, महिला ने देखा, महिला ने गौर से देखा तो महिला ने देखा रस्सी बंध रही है, ये शेर तो डर गया था, ये ले आया इसे, ये गीदड़ देखा है इसे। नहीं महाराज ये तो चलो तो सही। वो जब थोड़े से चले, महिला फिर खड़ी हुई, उन्हें सोचा अब तो कोई, अब तो पहले डर गया था, अब तो ये रास्ता ही नहीं है कोई। लेकिन महिला के दिमाग में फिर एक युक्ति आई, उसने बच्चे को बैठाया और खड़ी हुई, उसने फिर शेर से नहीं कही कुछ, वो गीदड़ से बोली अबे तुझसे दो को लाने को कही, एक को लाने को कही, अब इसे तो खाएगा बच्चा, मैं क्या खाऊंगी तुझे बता, तुझे एक को लेकर चला आया, दो की कही तुझसे। अब वो जो था शेर, उसके बिल्कुल उसका पक्की है भर गई है, तो इसका ही भेजा हुआ, अरे तुझको बहका कर लाया। अब शेर ने पहले से भी ज्यादा भय होकर के और जो वापस छलांग मारी है, तो गीदड़ दो चार बार इधर लगे, जीभ निकली है इतनी और खचेड़ के ले गया वो। तो हमको टेंशन ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो माइंड है, वो दिमाग है कि हमको इनको खचेड़ के मारना, आपस में इनके गले में रस्सी बंधवानी है, और जो सब ताकतवर होगा वो ले जाएगा खींच करके, और जो खाली जगह होगी ना वो हम सबको वहाँ भरनी है, संभालना काम देश का और शहीदों के सपनों का भारत पुनः उसी विश्व में जो गरिमा थी भारत की, वो हमको स्थापित करनी है। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा,
ये निश्चय है हमारा, एक एक जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ता का ये संकल्प है, इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।